देखिए इंडक्टेंस का एग्जांपल और अच्छे से देखते हैं। सपोज करो ये टरबाइन है, ये क्या है आपकी टरबाइन। टरबाइन में एक तरह की ये सारी सारी क्या है ब्लेड्स है, ये सारी सारी क्या है ब्लेड है, और पानी, ये पानी रखा हुआ है, ये पानी है और जो कि फ्लो कर रहा है, फ्लोइंग वाटर। तो कोई भी चीज अगर मूवमेंट में होती, कोई भी चीज मूवमेंट में होती है तो इट स्टोर सम काइनेटिक एनर्जी। उसके अंदर क्या है, कोई भी मूविंग चीज है उसके अंदर क्या है काइनेटिक एनर्जी होती है। अगर हम लोग भी चल रहे हैं तो हमारे अंदर क्या है काइनेटिक एनर्जी है। कोई भी व्हीकल चला रहा है, कोई साइकिल चला रहा है, कुछ भी चीज जो मूविंग में है उसके अंदर क्या है काइनेटिक एनर्जी। ये फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है जो आपने 12th क्लास में पढ़ा होगा। तो सिमिलरली यहां पे जो फ्लो ऑफ वाटर है, तो यह देख लिया फ्लोइंग मास ऑफ वाटर मैंने लिख भी दिया, स्टोर्ड एनर्जी, और कौन सी एनर्जी, ये हमारी काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। अब ये जो काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी का मतलब क्या है यहां पर इस एग्जांपल में, फ्लो ऑफ वाटर, फ्लोइंग मास ऑफ वाटर अगर ये इस टरबाइन की ब्लेड्स पर हिट करता है, इस टरबाइन की ब्लेड पे हिट करता है, तो ये जो टरबाइन है ये क्या करने लगेगी, ये टरबाइन जो है ये रोटेट करने लगेगी, इस तरीके से रोटेट करने लगेगी। ठीक है, इस तरीके से ये पानी आते जाएगा, यहाँ पे इस पानी आते जा रहा है और ये टरबाइन आपका ब्लेड्स के ऊपर हिट हो रहा है और पूरा का पूरा जो टरबाइन है वो क्या करने लग रहा है, रोटेट होने लग रहा है। ठीक है, मजा आ रहा है इस एग्जाम्पल में। चलो देखो, ये देखो पानी अभी जैसे इधर की ब्लेड आएगी, ये एक ब्लेड हमारी छूट गई कहीं पे है ना, चलो इसको मैं उठा के यहाँ पे रख देता हूं, ये ब्लेड। ठीक है, तो ये पूरा पूरा पानी, ये ब्लेड उधर चले जाएगी, फिर दूसरी आएगी जिसके अंदर पानी जाते जाएगा और ये टरबाइन हमारा क्या होते जाएगा, रोटेट होते जाएगा। ठीक है, तो ये जो काइनेटिक एनर्जी है, ये काइनेटिक एनर्जी किसमें होती है, मूवमेंट में, मतलब कि फ्लोइंग ऑफ वाटर में क्या है काइनेटिक एनर्जी, वो हिट कर रही है। तो ये आपकी जो काइनेटिक एनर्जी है, अगर मैं इस इंडक्टर के फॉर्म में बोलूं इसको, तो ये सपोज करिए इंडक्टर है और इस इंडक्टर के अंदर ये जो करंट है, करंट क्या हो रहा है, फ्लो कर रहा है, तो फ्लोइंग करंट, फ्लोइंग करंट, फ्लोइंग करंट। तो इसको आप किससे कंपेयर कर सकते हो, फ्लोइंग करंट को फ्लोइंग वाटर से कंपेयर कर सकते हो, फ्लोइंग वाटर, और इस इंडक्टर के अंदर जाएगा तो जैसे टरबाइन रोटेट कर रहा है तो ये क्या स्टोर करेगा, ये मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर करेगा, मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर करेगा, मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर करेगा। और मैग्नेटिक एनर्जी को इसी वजह से हम क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी भी बोलते हैं। मजा आया। तो ये एग्जाम्पल था, ऐसे एग्जाम्पल टरबाइन वाले या ढेरों एग्जाम्पल में दे सकता हूं, बट उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। कोई भी चलती हुई चीज के अंदर काइनेटिक एनर्जी स्टोर होती है, वो मैंने यहाँ पे बना दिया कि जो स्टोर्ड एनर्जी, वाटर का जो फ्लो हो रहा था जिसके अंदर काइनेटिक एनर्जी थी, वो हिट करेगी ब्लेड पे तो टरबाइन क्या होगी, मूव करेगी। ठीक है, तो ये एक इंडक्टर का जो मैंने एनालॉजी बताया वो इस तरीके से बता दिया। इंडक्टर के अंदर भी सेम एक करंट का जो फ्लो होगा, फ्लोइंग करंट अगर इंडक्टर से पास करेगा तो इस इंडक्टर के अंदर एक मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर होगी और उसका फॉर्म मैग्नेटिक एनर्जी मतलब कि काइनेटिक एनर्जी। क्यों, क्योंकि फ्लोइंग क्या था यहाँ पे, वाटर नहीं करंट था, जैसे यहाँ पे फ्लोइंग वाटर था। तो ये रहा एनालॉजी वाला पार्ट, यहाँ पे आपका फिनिश होता है। इस तरीके से हम लोगों ने रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस की एनर्जी के बारे में बात करी, और इसी वजह से हम लोग कैपेसिटेंस के अंदर जो एनर्जी होती है उसको पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं, क्योंकि वो आपकी क्या है, हाइट के हिसाब से चीजें होती है। और यहां पर आपका क्या है, इंडक्टर के अंदर जो एनर्जी स्टोर होती है उसको बोलते हैं मैग्नेटिक एनर्जी, क्योंकि वो मूवमेंट है। ठीक है, बाकी एनर्जी के बारे में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी में अनंत शेखर सर ने बहुत डिटेल में और जानकारी दी होगी। इस जितनी जानकारी, जितनी इंफॉर्मेशन हमें नेटवर्क थ्योरी के लिए जरूरत थी वो मैंने आपको बता दी है। एक छोटा सा डिफरेंस और बता देता हूं मैं, जिससे कि और अच्छी क्लैरिटी आ जाएगी आपको। सपोज करिए, है ना, एक मैं बैटरी के एग्जाम्पल से आपको बताता हूँ, एक बैटरी के एग्जाम्पल से आपको एक चीज बताता हूँ। ठीक है, सपोज करिए बैटरी है, ये मैं कलर थोड़ा चेंज कर देता हूँ, है ना, ये एक बैटरी है और इसका एक टर्मिनल है पॉजिटिव एंड निगेटिव, पॉजिटिव टर्मिनल और निगेटिव टर्मिनल। ठीक है, बैटरी है। बैटरी के एग्जांपल से आप ज्यादा अच्छे समझेंगे, इस वजह से मैंने बैटरी ली है। ठीक है, अब सोचो कि इस पॉजिटिव टर्मिनल और निगेटिव टर्मिनल से इस बैटरी को मैंने क्या कर दिया, चार्ज कर दिया। ठीक है, यहां पर मैंने क्या कर दिया, चार्ज कर दिया, इस बैटरी को मैंने चार्ज कर दिया। एक काम करते हैं, सप्लाई लगा देते हैं, सप्लाई, ठीक है, सप्लाई से मैंने क्या कर दिया, इस बैटरी को पूरी तरीके से चार्ज कर दिया। और चार्ज करने के बाद क्या कर दिया,
इसको चार्ज करने के बाद इसके टर्मिनल्स को हटा दिया, सप्लाई से डिस्कनेक्ट कर दिया। सप्लाई से मैंने क्या कर दिया, डिस्कनेक्ट कर दिया और इसको एज इट इज छोड़ दिया, एज इट इज छोड़ दिया। ठीक है, ये बैटरी है। जस्ट लाइक आप मोबाइल के अंदर ऐसा कर सकते हो कि मोबाइल चार्ज किया हम लोगों ने, फिर हटा दिया, है ना। सप्लाई बार बार सप्लाई लेके पावर बैंक लेके तो चलते नहीं हो, है ना। अगर मोबाइल खराब है तो अलग बात है कि पावर बैंक लेके ही चल रहे हो साथ में, बट अभी आपने क्या किया है, मोबाइल को या किसी बैटरी को चार्ज करके सप्लाई को हटा दिया। सप्लाई को हटा दिया, अब इसके अंदर क्या है, एनर्जी स्टोर्ड है। क्या है इसके अंदर, एनर्जी स्टोर्ड है। अब इस एनर्जी का जो नेचर है, इस एनर्जी स्टोर्ड का जो नेचर है वो क्या है आपका, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी। इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, इसका मतलब ये एनर्जी कौन सी है, हाफ CV², क्योंकि ये वोल्टेज के फॉर्म में आपकी एनर्जी स्टोर है, या फिर कैपेसिटेंस के फॉर्म में तो हम लोग बोल सकते हैं हाफ CV²। इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड है। तो अब ये कितनी देर चलेगी, ये कितनी देर चलेगी, ये क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि कम से कम अगर ये ठीक ठाक बैटरी रही तो हो सकता है ये एक दिन चल जाए पूरा, 1 डे। हो सकता है और अच्छी बैटरी हो तो 2 डे भी चल जाए, कुछ और अच्छी हो तो हो सकता है ये 5 डेज चल जाए। जैसे हमारा मोबाइल क्या है, रख दीजिए चुपचाप, कुछ भी फंक्शन मत करिए, कम से कम 3-4 दिन चल जाएगा, हो सकता है ज़्यादा भी चल जाए। ठीक है, हो सकता है ये 10 दिन भी चल जाए अगर और बड़ी कैपेसिटी की है तो इसका मतलब है कि क्या हम इस डिवाइस को, जिसको हम बैटरी बोलते हैं, इसको हाथ में लेके कहीं पर भी चल सकते हैं। तो इसकी एप्लीकेशन कितने हैं, तो पूरा ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री इसी पे चलता है। और अब तो और ज्यादा डिपेंडेंसी है क्योंकि इलेक्ट्रिक कार आ रही है जिसके अंदर बैटरी बहुत अच्छा होना चाहिए। ठीक है, आई बात समझ में। तो पूरा ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री इस हमारे कैपेसिटेंस के अंदर जो एनर्जी स्टोर्ड है, जिसको हम बैटरी बोलते हैं आगे चल के, तो इसी पे डिपेंड है। तो कितना बड़ा एप्लीकेशन है आज की तारीख में इसका। ठीक है, बट आप ये देखिए इंडक्टर के साथ, चलो इसके तो एप्लीकेशन आपको समझ में आ गए। अब ये सपोज करिए ये इंडक्टर है, ये इंडक्टर है, और इस इंडक्टर पे आपने क्या किया, एक काम करते हैं, हम लोगों ने एक सप्लाई लगा दी, थोड़ी देर के लिए मैंने करंट सोर्स लगा दिया, करंट सोर्स। तो करंट सोर्स जब हमारा कनेक्टेड था, है ना, कनेक्टेड, करंट सोर्स मेरा क्या था, जब कनेक्टेड था तब तो इसके अंदर एनर्जी स्टोर होती, हाफ Li², एनर्जी स्टोर हो रही थी। बट जैसे ही मैं इसको डिस्कनेक्ट कर दूंगा, जैसे ही मैं इसको डिस्कनेक्ट कर दूंगा, तो इसके अंदर एनर्जी उसी पल, जब मैंने यहां से सप्लाई हटा दी, तो उसी पल जब सप्लाई हटी, ऑटोमेटिक इसके अंदर एनर्जी क्या हो गई, 0 हो गई। इसका मतलब क्या हो रहा है, एक तरफ तो हम कई दिनों तक एनर्जी स्टोर कर सकते हैं, बट एक तरफ तो हमारी जैसे ही सप्लाई हटा दी, एनर्जी गायब हो गई, एनर्जी 0 हो गई। थोड़ी देर में एनर्जी क्या हो गई, जैसे ही सप्लाई हटाई एनर्जी क्या हो गई, 0 हो गई। क्योंकि ये एनर्जी किस बात पर डिपेंड करती है, हाफ Li², करंट पे डिपेंड करती है, करंट पे डिपेंड करती है। तो ओपन सर्किट के अंदर करंट फ्लो नहीं हो सकता, बट दिस ओपन सर्किट के अंदर वोल्टेज एग्जिस्ट कर सकता है, और ये एनर्जी वोल्टेज पे डिपेंड है, इसीलिए हाफ CV²। बहुत ही सिंपलेस्ट तरीके से बता रहा हूं आपको मैं। और ये क्या है, करंट पे डिपेंडेंसी है। तो जैसे ही आपका सप्लाई ऑफ किया, मतलब ओपन सर्किट किया, करंट गायब, एनर्जी गायब। तो क्या आप ऐसा बोलोगे कि सर इसका तो कोई यूटिलिटी नहीं है, फिर तो इसको मारो गोली, इसी में सब कुछ है हमारा, इसी में सब कुछ, यही सारा काम का है। बट ऐसा नहीं है, इसकी भी यूटिलिटी है। इसकी यूटिलिटी कब है, जब मैं स्विच ऑन करूं तभी इसके अंदर एनर्जी जाए, तब तो हमारा काम हो रहा है कि नहीं। आपके घर के अंदर जो सीलिंग फैन लगा हुआ है वो इसी एग्जांपल से चल रहा है। आप जब स्विच ऑन करते हो तभी उसके अंदर एनर्जी स्टोर होती है, और वही मैग्नेटिक एनर्जी बाद में इलेक्ट्रिकल से मैग्नेटिक और मैग्नेटिक से मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, और आपका पंखा क्या करता है, घूमता है और आपको हवा देता है। ये ले लीजिए, घर की जितनी भी मोटर्स हैं, कितने पंखे लगे, हर रूम में पंखे लगे हैं। अब तो इससे ज्यादा यूटिलिटी है इसकी, आई बात समझ में। तो दोनों की यूटिलिटी अपनी अपनी जगह, पूरी जो मोटर्स है, इलेक्ट्रिक मोटर्स हो गई, आपके फैन हो गए, ठीक है,
ये सारे के सारे आपके मैग्नेटिक एनर्जी पे काम करते हैं। पहले इलेक्ट्रिकल एनर्जी जाती है अंदर, मैग्नेटिक फॉर्म में कन्वर्ट होती है। मैग्नेटिक एनर्जी का मतलब है हाफ Li², और उसके बाद हमें रिस्पेक्टिव मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल मिलता है। ट्रांसफार्मर में भी यही होता है, पहले इलेक्ट्रिकल जाता है, बीच में मैग्नेटिक है, फिर इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट होता है। आई बात समझ में? तो इसकी यूटिलिटी भी बहुत ज़्यादा है। समझ में आ गया ना? मैंने जब एग्जाम्पल दिया तो आपको समझ में आया कि पंखा कैसे चालू होता है। स्विच ऑन किया, मैग्नेटिक एनर्जी, फिर उसके बाद मैकेनिकल एनर्जी, और हमें हवा मिल रही है। तो दोनों की यूटिलिटी अपनी अपनी जगह है, बट दोनों में देखिए कितना डिफरेंस है। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, सप्लाई हटा के भी, बिना सप्लाई के भी इसको लेके साथ में चल सकते हैं, कई दिनों तक इसके अंदर एनर्जी रहेगी। बट ये एनर्जी क्या रहेगी, जब आप सप्लाई कनेक्ट करोगे तभी एनर्जी रहेगी। तो इसके एप्लीकेशन अपनी जगह, इसके एप्लीकेशन अपनी जगह। वही पंखे में अगर सेल या बैटरी लगा दोगे तो भी आपका देखिए, क्योंकि पंखे का मैकेनिज्म, आप बोलोगे सर सेल या बैटरी हम सोर्स कुछ और लगा दें, वो अलग चीज, आप सोर्स एंड से सोच रहे हो, उधर से नहीं सोचना है आपको। क्योंकि पंखे का जो वर्किंग है वो तो मैग्नेटिक फॉर्म में है ना, क्योंकि पंखा घूमता कैसे, अंदर पहले मैग्नेटिक एनर्जी बनती है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई तो देते हो बट अंदर मैग्नेटिक एनर्जी बनती है, उसके बाद ही आप क्या होता है, आपका मैकेनिकल में कन्वर्ट होता है, पंखड़ियां घूमती है। तो दोनों का एप्लीकेशन अपनी अपनी जगह बहुत ज़्यादा है। इसका कहीं ना कहीं हमारे ऑटोमोबाइल सेक्टर में है, और ये पूरा का पूरा हमारा इलेक्ट्रिकल मशीन्स के, जितने भी हमारी इलेक्ट्रिकल मशीन्स है वो इसी एनर्जी स्टोर पे काम करती है। ठीक है, तो ये मैंने एक थोड़ा सा दिमाग को खोलने वाला 2 चीज़ें बता दिया है। अब मैं क्या करूंगा, पूरे नेटवर्क थ्योरी को एक सिंगल पॉइंट पे कनेक्ट करूंगा। आपने अभी तक क्या क्या पढ़ा है जल्दी से मुझे बताते जाइए। ठीक है, आपने अभी तक एक रेजिस्टेंस पढ़ा है, ठीक है, रेजिस्टेंस ध्यान से देखते जाइएगा, और रेजिस्टेंस के अलावा आपने पढ़ा है रेजिस्टेंस, और आपने पढ़ा है कैपेसिटेंस और इंडक्टेंस। ठीक है, 3 चीजें पढ़ी है, 3 फंडामेंटल एलिमेंट, RLC। अब मैं ट्री बनाऊंगा, है ना, बहुत ही रोचक ट्री है, मजा आने वाला है। RLC पढ़ा है। अब देखिए, मैंने शुरू में रेजिस्टेंस पढ़ाया था, तब ओम्स लॉ पढ़ाया था, और ओम्स लॉ के हिसाब से यहाँ पर वोल्टेज, ओम्स लॉ के हिसाब से यहाँ पे वोल्टेज, या वोल्टेज को थोड़ा डिफरेंट कलर दे देते हैं, ये वोल्टेज, ठीक है, वोल्टेज इक्वल टू क्या होगा, वोल्टेज इक्वल टू रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई विथ करंट, रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई विथ करंट। तो R इंटू आई इक्वल टू क्या होगा, V होगा। तो ये ओम्स लॉ से आता था। आई बात समझ में? अब देखिएगा, आपको एक चीज और पता होगी कि अगर मुझे वोल्टेज और इस कैपेसिटेंस का मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या मिलेगा, वोल्टेज और कैपेसिटेंस का मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे मिलेगा चार्ज। क्या मिलेगा मुझे, चार्ज। Q इक्वल टू CV। कहां से आया, हमने ये पूरा का पूरा हमने कैपेसिटेंस के अंदर देखा। इंडक्टेंस के अंदर क्या देखा हमने, इंडक्टेंस के अंदर देखा कि करंट का जो मल्टीप्लाई अगर मैं इंडक्टेंस से कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा फ्लक्स लिंकेज। क्या मिलेगा, दैट इज साई, इसी को बोलते हैं N∅। ठीक है, तो आपको पता होगा L इक्वल टू क्या है ना, L इक्वल टू N∅ डिवाइडेड बाई करंट। तो करंट का मल्टीप्लाई अगर इंडक्टेंस में कर दूं तो N∅ मिलता है ना, ये देखिए L इक्वल टू N∅ बाई I, तो L इंटू आई तो N∅ मिल गया, है ना, याद है सारे रिलेशन। तो इसी ट्री पे सारे फॉर्मूले बनाऊंगा अभी मैं, है ना। चलिए, उसके बाद हमने पढ़ा पावर के बारे में पढ़ा। पावर के बारे में ये पढ़ा कि अगर मैं वोल्टेज और करंट दोनों का मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या मिलता है मुझे, यहाँ पे मिलता है पावर, दैट इज वोल्टेज इंटू करंट। ठीक है, वोल्टेज इंटू करंट। एक पावर और मिलता है जिसमें मैं करंट को एक बार और मल्टीप्लाई कर दूं, मतलब 2 बार करंट को मल्टीप्लाई कर दूं, I इंटू आई, एक बार I, दूसरी बार 2 बार I आ रहा है, तो I² इंटू R, तो मुझे क्या मिलेगा, अगेन क्या मिलेगा, पावर। तो पावर के 2 फॉर्मूले हो गए, है ना। मैं यहाँ पे लिख देता हूं स्मॉल में ताकि आपको याद रहे। इन दोनों का मल्टीप्लाई तो क्या बन गया, I² R।
आई स्क्वायर आर। तो आई स्क्वायर आर करंट को 2 बार मल्टीप्लाई किया, रेजिस्टेंस है तो पावर इक्वल टू वी इंटू आई भी होता है और पावर इक्वल टू आई स्क्वायर आर भी होता है। ठीक है, चलिए चाहे तो वी स्क्वायर बाय आर भी बोल सकता बट उसकी ज्यादा नीड नहीं है। अब और 2-3 चीजें आपको बताता हूं यहां से। अगर मैं यहां पर इसका मल्टीप्लाई कर देता हूं किसमें, डी बाय डी टी, ठीक है, इस Q का मल्टीप्लाई कर देता हूं डी बाई डी टी में, तो डी क्यू बाई डी टी क्या हो जाएगा, करंट। डी क्यू बाई डी टी क्या हो जाएगा, करंट हो जाएगा, है ना। डी क्यू बाई डी टी क्या हो जाएगा, करंट हो जाएगा। सिमिलरली अगर मैं इस एन फाई का मल्टीप्लाई कर दूं, इस एन फाई का मल्टीप्लाई कर दूं तो डी एन फाई बाई डी टी, तो एन बाहर आ गया तो डी फाई बाई डी टी क्या हो गया, वोल्टेज, दैट इज फैराडे लॉ, ये हो जाएगा वोल्टेज, है ना। तो अब आप सोच रहे होंगे सर एक ही जगह पे आपने सारी चीजें बता दी, अब एनर्जी का क्या करें। एनर्जी की करते हैं बात। अब देखिएगा एनर्जी की बात करें अगर हम लोग, तो यहां पर एनर्जी आप ध्यान से देखिएगा, है ना, एनर्जी की बात करते हैं हम। तो वोल्टेज का मल्टीप्लाई और क्यू का मल्टीप्लाई ये होती एनर्जी। वोल्टेज इंटू, इसको मैं ऐसा लिख देता हूं, वोल्टेज इंटू क्यू, वोल्टेज इंटू क्यू, या फिर क्यू इंटू वी, क्यू इंटू वी, क्यू इंटू वी, क्यू इंटू वी। अब आप बोलोगे सर क्यू इंटू वी तो कोई एनर्जी हमने सुनी नहीं, अभी बता देता हूं आपको। आपने ये तो सुना होगा हाफ सी वी स्क्वायर, सुना है, इक्वल टू क्या हो गया, डब्ल्यू एनर्जी। और इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं सी इंटू वी, और ये 2 का मल्टीप्लाई इधर कर दूं, और C इंटू वी क्या हो जाएगा, चार्ज, तो Q इंटू वी इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ W, ऐसा लिख सकता हूं। तो क्या मैं इसको ऐसा बोल दूं, तो ये कौन सी एनर्जी है, 2 इंटू डब्ल्यू, दैट इज एनर्जी। Q इंटू वी क्या हो गया, 2 टाइम्स ऑफ एनर्जी, है ना। फॉर्मूला किस तरीके से मैंने मॉडिफाई किया। सिमिलरली यहां पर मुझे अगर इस साइड में एनर्जी लिखना हो, किस साइड में, इस साइड में एनर्जी लिखना हो, तो करंट और इसका अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं, साई का, करंट और साई का अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं, तो साई इंटू आई दैट इज 2 टाइम्स ऑफ एनर्जी, इंडक्टर वाली एनर्जी, है ना। या कैपेसिटेंस वाली थी तो मैंने ई कर दिया, या सी कर लो, कोई बात नहीं है। ये कैसा आया, इसको भी बता देता हूं, हाफ एल आई स्क्वेयर दैट इज डब्ल्यू एल, 2 मल्टीप्लाई कर दे तो एल इंटू आई और 2WL, तो ये कितना हो जाएगा, L इंटू आई क्या हो जाएगा, फ्लक्स लिंकेज, तो साई इंटू आई दैट इज 2 टाइम्स ऑफ WL। ठीक है, मजा आया आपको। तो देखो इस पूरे ग्राफ पे, इस पूरे ट्री पे सारे फॉर्मूले समा गए। तो हम लोगों ने किस किस को देखा, हमने देखा किस किस को, हमने रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस और इंडक्टेंस, तीनों फंडामेंटल एलिमेंट से जुड़े हुए सारे फॉर्मूले देख लिए, चाहे वो एनर्जी के हो, चाहे हमारे ओम्स लॉ हो, फैराडे लॉ हो, हमारा जितना भी कैपेसिटेंस के अंदर चार्ज वाला हो, इंडक्टेंस में फ्लक्स लिंकेज वाला हो, एनर्जी हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी हो, मैग्नेटिक एनर्जी हो, लॉस एनर्जी हो, आई स्क्वायर आर इंटू टाइम कर दोगे तो लॉस एनर्जी आ जाएगा। ठीक है, तो सारी चीजें अभी तक जो भी नेटवर्क थ्योरी में था वो मैंने सारा का सारा इस ट्री पे बता दिया है। तो मजा आया होगा इस लेक्चर में, बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीजें हमने डिस्कस करी इस लेक्चर से, और बहुत ऐसी चीजें हमने पढ़ी जो आने वाले सब्जेक्ट्स में बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। मैंने इस लेक्चर में 30, 35, 40 मिनट का जो भी लेक्चर रहे, इसके अंदर मैंने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करे। ये जो ट्रांसमिशन वाला मैंने पावर सिस्टम का एक एंगल लिया है, जो आपको पावर सिस्टम में जाके बहुत डिटेल में अच्छे समझ में आएगा। ये कुछ एनालॉजी ली है, फिजिक्स वाली जो एनालॉजी, ठीक है, ये हमारी टर्बाइन वाला जो मैग्नेटिक एनर्जी का मैंने बताया, ये दोनों एग्जाम्पल लिए मैंने बताया कि ऑटोमोबाइल सेक्टर इस पे काम करता है, और जितनी भी इलेक्ट्रिकल मशीन है वो इस कॉन्सेप्ट पे काम करती है। ठीक है, और उसके बाद मैंने एक फाइनल ट्री बता दिया कि अभी तक नेटवर्क थ्योरी में जो भी पढ़ा हमने वो सारा का सारा मैंने एक जगह पे ड्रॉ करके बता दिया है। तो मजा आया होगा इस लेक्चर में। तो ये यूनिट यहीं पे फिनिश होती है। नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग नई यूनिट स्टार्ट करेंगे, दैट इज टाइप्स ऑफ एलिमेंट।